जल्दी से आप लोग लाइव आइए और लिंक को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस लाइव सेशन से जुड़ सकें। प्लीज़ जो लोग जुड़ चुके हैं प्लीज़ चैट कीजिए, रिप्लाई कीजिए। हेलो कंप्यूटर लर्निंग। चलिए हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि फंडामेंटल कंप्यूटर्स को लेकर है। अपनी जनरल नॉलेज को और बढ़ाते हैं हम। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन सेशन पे चलेंगे। कल की लास्ट क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कवर किया था। नाउ हम 31 से स्टार्ट करेंगे आज। हेलो रेनू जी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज़ नॉट हैव। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो अगर कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो हमारा कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता है? जिन लोगों को भी इनका आंसर पता है प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है कंपाइलर, सेकंड है लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डी ऑप्शन है असेंबलर। एक रिप्लाई आया है कंप्यूटर लर्निंग की तरफ से, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। इट्स अ राइट आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नेसेसरी टू बूट और रीबूट एनी कंप्यूटर। कविता जी ने भी ऑप्शन सी सजेस्ट किया है।
विच इज़ राइट, जो कि सही आंसर है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। जब भी हम वर्ड फाइल में काम करते हैं तो हम जब टेक्स्ट टाइप करते हैं तो एक लाइन से जब दूसरी लाइन से तीसरी लाइन में आते हैं तो पैराग्राफ में लाइनों के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है डबल स्पेस, लाइन स्पेसिंग, सिंगल स्पेस या वर्टिकल स्पेसिंग। जिन लोगों को पता है प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। लाइनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या कहते हैं? एक रिप्लाई आया है कंप्यूटर लर्निंग की तरफ से, आंसर सी, सिंगल स्पेस। प्लीज़ बाकी लोग भी रिप्लाई कीजिए। बबीता जी ने भी आंसर दिया है ऑप्शन सी का। कविता जी ने आंसर दिया है ऑप्शन बी। कविता जी आपका आंसर सही है, इट्स अ लाइन स्पेसिंग। दो लाइनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। बाकी लोग प्लीज़ अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा इज़। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो नॉन न्यूमेरिक डेटा है? एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय एग्जामिनेशन स्कोर, बैंक बैलेंस, ऑल ऑफ दिस। जब भी हम लोग कोई फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन तो उनमें हम एड्रेस या एग्जामिनेशन स्कोर या बैंक बैलेंस का डेटा सीट की वैल्यूज़ एंट्री होती है, तो उनमें से कौन सी फील्ड है जो नॉन न्यूमेरिक डेटा है? बबीता जी ने रिप्लाई किया है ऑप्शन ए, एम्प्लॉय एड्रेस। पवन जी ने भी आंसर दिया है ऑप्शन ए। प्लीज़ बाकी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, आंसर के लिए रिप्लाई कीजिए, चाहे सही हो गलत हो प्लीज़ रिप्लाई। कम से कम आपको अपनी नॉलेज लेवल का पता चलेगा और अपने आप को अपग्रेड करने का मौका भी मिलेगा। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, एम्प्लॉय एड्रेस। क्योंकि हम जब भी एम्प्लॉय एड्रेस के कॉलम में डेटा डालते हैं तो हाउस नंबर के साथ नंबर एंड अल्फ़ाबेट दोनों ही यूज़ करते हैं, तो इस कॉलम में दिए गए डेटा को हम किसी भी फार्मूले से कैलकुलेट नहीं करते थे, नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ की तरह कंसिडर किया जाता है। तो जिन्होंने सही जवाब दिया है वेल ट्राई, कॉन्ग्रेचुलेसन। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एम्बेडेड सिस्टम। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सिस्टम एम्बेडेड सिस्टम कहलाता है? द प्रोग्राम विच अराइव बाय बीइंग रैप्ड इन बॉक्स,
The program which is permanent part of computer. The computer which is the part of big computer, or the computer and software system that control the machine. तो प्लीज़ रिप्लाई कीजिए इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। एम्बेडेड सिस्टम कौन से होते हैं? एक आंसर आया है पवन जी का ऑप्शन बी। कविता जी ने रिप्लाई किया है ऑप्शन डी, द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल द मशीन। प्लीज़ बाकी लोग भी रिप्लाई कीजिए। बबीता जी ने भी ऑप्शन डी सजेस्ट किया है। इट्स गुड कि आप लोगों की नॉलेज काफ़ी अच्छी है। ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम जो स्पेशली किसी पर्टिकुलर मशीन को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है उसे हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट्स हैं, उन्हें कुछ पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म एज। जो भी हम वेबसाइट खोलते हैं गूगल या फायरफॉक्स या किसी अदर सर्च इंजन में, तो जो उसका पहला पेज ओपन होके आता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए होम पेज, ऑप्शन बी इंडेक्स, ऑप्शन सी जावास्क्रिप्ट या ऑप्शन डी बुकमार्क। प्लीज़ रिप्लाई कीजिए जिन जिन लोगों को इसका सही आंसर पता है। आई थिंक ये इजी क्वेश्चन है, मोस्टली लोगों को पता होगा। सो प्लीज़ रिप्लाई फास्ट। एक आंसर आया हमारे पास पवन जी का होम पेज। कविता जी ने रिप्लाई किया है ऑप्शन ए के लिए होम पेज। बबीता जी ने भी ऑप्शन ए सजेस्ट किया है एंड इट्स अ राइट आंसर। होम पेज इज़ द राइट आंसर। जब भी हम गूगल या क्रोम कोई भी पेज खोलते हैं, जो डिफ़ॉल्ट पेज हमारे पास आता है वो होम पेज होता है। अब उसमें चाहे हम अपने डिज़ायर्ड लिंक को सेव भी कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होते टाइम वही लिंक खुल कर आए, चाहे वो गूगल का सर्च इंजन हो, याहू का होम पेज हो या कुछ एनीथिंग। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज़ द अपीयरेंस ऑफ टाइप कैरेक्टर। इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है जो टाइप किए हुए कैरेक्टर के अपीयरेंस से लिंक है? साइज, फॉर्मेट, पॉइंट और कलर। एक रिप्लाई है कंप्यूटर लर्निंग की तरफ से ऑप्शन डी कलर। पवन जी ने आंसर दिया है आंसर बी फॉर्मेट।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फॉर्मेट। कोई भी टाइप किया हुआ कैरेक्टर वर्ड या एक्सेल या किसी भी पेज पे उसके अपीयरेंस को एडिट करने के लिए हम फॉर्मेट ऑप्शन यूज़ करते हैं, जिसमें हम उसका फॉन्ट, साइज़, कलर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ए फाइल इज़ सेव्ड फॉर फर्स्ट टाइम। जब भी हम कोई फाइल फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो इसकी ऑटोमेटिक कॉपी प्रिंट हो जाती है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, इट मस्ट बी गिवन ए नेम, हमें उसे एक आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नेम देना होता है। ऑप्शन सी, इट डज़ नॉट नीड ए नेम, कि इसमें नेम की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब हम इसे सेव करते हैं फर्स्ट टाइम। एंड ऑप्शन डी, इट नीड ओनली नेम इफ़ इट इज़ नॉट गोइंग टू बी प्रिंटेड, अगर हम प्रिंट नहीं कर रहे तो सिर्फ नेम की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लीज़ जिन लोगों को इसका सही आंसर पता है रिप्लाई कीजिए। एक आंसर आया है कंप्यूटर लर्निंग तरफ से, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं तो हमें उसे एक यूनिक नेम देने की ज़रूरत पड़ती है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। Office lands which are scattered geographically on large scale can be connected by the use of corporate। ऑफिस में जो सिस्टम्स हम यूज़ करते हैं, 5 या मोर देन 5 सिस्टम हम यूज़ करते हैं एक ऑफिस के अंदर, वो अलग अलग लोकेशन पे जो सिस्टम्स है उनसे किस सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड होता है। कैन, ऑप्शन ए, लैन सिस्टम, ऑप्शन बी, डैन, ऑप्शन सी, एंड वैन, ऑप्शन डी। प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, इनमें से किस सिस्टम के थ्रू जो हम एक ऑफिस के सिस्टम दूसरे ऑफिस के सिस्टम जो कि जियोग्राफिकली एक लार्ज डिस्टेंस पे प्लेस हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं और अपने डेटा शेयर करते हैं। तो एक आंसर आया है रेनू जी का, ऑप्शन बी। पवन जी ने आंसर दिया है ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वैन सिस्टम। वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क एंड लैन सिस्टम हमारा है लोकल एरिया नेटवर्क। एक लोकल एरिया में 2 या मोर देन 2 सिस्टम आपस में कनेक्ट होते हैं, बट ये 2 सिस्टम दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्रीज से वैन सिस्टम के थ्रू कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल HDFC बैंक का हेड ऑफिस मुंबई में है, बट उसके सभी ब्रांचेस जो अदर स्टेट्स में हैं वो वैन सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूज देम। हमारा जो भी डेटा या प्रोग्राम है प्रोसेस होने के बाद कहाँ पे सेव होता है, मेन मेमोरी में,
सेकेंडरी मेमोरी में, डिस्क मेमोरी में या प्रोग्राम मेमोरी में? पवन जी ने आंसर दिया है ऑप्शन बी, सेकेंडरी मेमोरी। इट्स अ राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, मेन मेमोरी। जो भी हमारा डेटा या प्रोग्राम है वो प्रोसेस होने के बाद हमारी मेन मेमोरी में सेव होता है, जिसे हम रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स वेयर एज इज डेटा मेड मीनिंगफुल। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो एज ए रॉ फैक्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं? इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग, डेटा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बिट्स या रिकॉर्ड बाइट्स? किसी भी चीज़ को एक फिनिश शेप देने के लिए हम जो उसके लिए एक कच्चा माल यूज़ करते हैं उसे हम रॉ फैक्ट्स कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो किसी भी तरह के आउटपुट का रिज़ल्ट लेने के लिए हम सिस्टम को एज ए रॉ फैक्ट क्या देते हैं? इनमें से चार ऑप्शन में से आप प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। पवन जी का आंसर आया ऑप्शन डी, रिकॉर्ड एंड बाइट्स। प्लीज़ बाकी लोग जो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट हैं वो लोग भी रिप्लाई कीजिए। डोंट हेजिटेट कि आंसर सही होगा या गलत होगा। अभिमन्यु जी ने रिप्लाई दिया है बी, वेल ट्राई, एंड बी इज़ द राइट ऑफ आंसर। जब भी हम कोई भी आउटपुट चाहते हैं सिस्टम से, तो उससे पहले हम उसे कुछ डेटा या इंफॉर्मेशन एज ए प्रोग्राम के फॉर्म में हम सिस्टम में इनपुट करते हैं, तभी वो उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What characteristics of read-only memory make it useful? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो रोम या रीड ओनली मेमोरी को बहुत यूज़फुल बनाता है? ऑप्शन ए, रोम इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली अपडेट। रोम की जो इंफॉर्मेशंस है वो इजीली अपडेट हो जाती है। ऑप्शन बी, डेटा इन रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल, मीन्स जो भी इसमें डेटा है वो लॉन्ग टर्म तक सेव रहता है विदाउट इलेक्ट्रिक पावर के। ऑप्शन सी, रोम प्रोवाइड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इनएक्सपेंसिव डेटा स्टोरेज, एक बहुत बड़ा यूज डेटा स्टोरेज प्रोवाइड कराता है। और ऑप्शन डी, रोम चिप्स आर ईजिली स्वैप्ड बिटवीन डिफरेंट ब्रांड ऑफ कंप्यूटर, मीन्स जो रोम है वो ईजिली एक सिस्टम से निकाल के दूसरे सिस्टम में हम लगा लेते हैं, इसलिए वो यूज़फुल है। प्लीज़ रिप्लाई कीजिए इसमें से क्या सही आंसर हो सकता है जिसके लिए रोम यूज़फुल और इम्पोर्टेंट होता है। अभिमन्यु जी का आंसर आया है ऑप्शन सी,
पवन जी ने आंसर दिया है बी। तो इसका सही आंसर है बी। इसका जो ये करेक्टरिस्टिक है कि ये अपने अंदर एक लार्ज डेटा को लॉन्ग टाइम तक सेव रख सकता है बिना किसी इलेक्ट्रिकल पावर के। जब हम सिस्टम शट डाउन कर देते हैं उसके बाद भी डेटा इसमें सेव रहता है। तो ये इसका एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से ये बहुत ही यूज़फुल और इम्पोर्टेंट है हमारे सिस्टम में। जिन्होंने सही जवाब दिया है वेल ट्राई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट एंड देयर कॉजेज। वो कौन सा प्रोग्राम है जो हमारे सिस्टम में हमारे फॉल्ट और उसके कॉजेज को डिटेक्ट करके हमें इंफॉर्मेशन देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंशन, कुकीज़, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर और बूट डिस्केट्स। एक आंसर है पवन जी का आंसर डी, बूट डिस्केट्स। प्लीज़ आप लोग भी रिप्लाई कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। डायग्नोस्टिक मीन्स किसी चीज़ की केयर करना, किसी चीज़ को एज ए ट्रीट करना, उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना। तो डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में फॉल्ट या उसके रिलेटेड कॉज को डिटेक्ट करके हमें इंफॉर्मेशन देता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज ए लो लेवल लैंग्वेज। इन चार ऑप्शन में से कौन सा प्रोग्राम लैंग्वेज है जो लो लेवल लैंग्वेज में क्लासिफाइड है। ए बेसिक, कोबल, फोर्ट्रन, बी प्रोलॉग, सी या सी प्लस प्लस, डी असेंबली लैंग्वेज। जिन लोगों को भी इसका सही आंसर पता है प्लीज़ वो रिप्लाई करें। एक आंसर आया पवन जी का ऑप्शन डी, असेंबली लैंग्वेज। प्लीज़ आप लोग भी रिप्लाई कीजिए ये आंसर सही है या नहीं, वो हम अभी आपको बताएंगे। अभिमन्यु जी ने आंसर दिया है ऑप्शन ए, बेसिक, कोबल। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, असेंबली लैंग्वेज। बिकॉज ये एक ईजी लैंग्वेज है जिसे हम मशीन को 1-to-1 टास्क करने के लिए प्रोग्राम करते हैं। मीन्स किसी एक पर्टिकुलर एक इंस्ट्रक्शन के लिए हम एक लाइन की कोडिंग इसे प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके, इसलिए इसे लो लेवल लैंग्वेज हम कहते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। NAV, F-Port, ओरेकल और मैकेफी। आई थिंक मोस्टली लोगों को इसका आंसर पता भी होगा और वो गैस भी कर सकते हैं।
पवन जी ने एक आंसर दिया है ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओरेकल। ओरेकल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और बाकी हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, तो ओरेकल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में नहीं आता। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कविता जी ने भी इसका सही ऑप्शन दिया था, ओरेकल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। इनमें से कौन सा डिवाइस है जो हम इंटरनेट कनेक्शन बनाने के लिए यूज़ करते हैं? जॉयस्टिक, मोडेम, सीडी ड्राइव, एनआईसी कार्ड। एक आंसर आया पवन जी का ऑप्शन डी, एनआईसी कार्ड। कविता जी ने आंसर दिया ऑप्शन बी, मोडेम। आप लोग अच्छी कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ रिप्लाई करते रहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके डेली रूटीन में कभी ना कभी यूज़फुल होंगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोडेम, जो कि हम डिवाइसों के कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। मोडेम को हम कंप्यूटर लैंग्वेज में मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन भी कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज डीएमए स्टैंड फॉर। डीएमए से हम क्या समझते हैं? डिस्टिंक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन। एक आंसर आया पवन जी का डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ऑप्शन बी। कविता जी ने आंसर दिया है ऑप्शन सी। और जिन लोगों को इसका आंसर पता है प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। अभिमन्यु जी ने आंसर दिया है ऑप्शन सी, डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करता है? टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी और ऑल ऑफ द अबव। ये भी इजी क्वेश्चन है, मोस्टली लोगों को इसका आंसर पता होगा। सो प्लीज़ रिप्लाई कीजिए जल्दी। एक आंसर आया हमारे पास कंप्यूटर लर्निंग की तरफ से ऑप्शन सी, फ्लॉपी। नुपुर जी ने रिप्लाई किया है ऑप्शन सी। कविता जी ने भी ऑप्शन सी को सजेस्ट किया है। पवन जी ने ऑप्शन डी सजेस्ट किया है। शेख गुरवानी की तरफ से एक रिप्लाई आया है ऑप्शन सी। तो आप लोग आंसर के बहुत क्लोज हो। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये ऊपर की सभी डिवाइसेस हम एज ए स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं। टेप भी हम स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क भी एंड फ्लॉपी भी। फ्लॉपी आज के टाइम में ऑब्सलीट हो गई हैं, यूज़ नहीं होती हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप लॉगरिथम। जॉन नेपियर ने लॉगरिथम किस सन में डेवलप किया था? 1416 ईस्वी, 1614 ईस्वी, 1641 ईस्वी या 1804 ईस्वी में? शेख गुरबानी की तरफ से रिप्लाई आया है ऑप्शन बी। बहुत फास्ट रिप्लाई किया इन्होंने। पवन जी ने भी, चलिए पवन जी हम आपको आंसर बता देंगे इसका। प्लीज़ बाकी लोग भी रिप्लाई कीजिए। तो मैं बताना चाहूँगा इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 1614 ईस्वी में जॉन नेपियर ने लॉगरिथम डेवलप किया था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉर्मल सी डी रोम यूजुअली कैन स्टोर अप टू डैश डेटा। जो नॉर्मल सी डी रोम हम यूज़ करते हैं, सी डी डिस्क, वो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? 680 KB, 680 बाइट, 680 MB या 680 GB? नाउ-ए-डेज़ हम लोग सीडी बहुत कम यूज़ करते हैं। हम अब पेन ड्राइव पे आ गए हैं, क्योंकि पेन ड्राइव में ह्यूज डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी सीडी यूज़ किया है अपने लास्ट टाइम, तो उन लोगों को पता होगा इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। सो प्लीज़ रिप्लाई। पवन जी ने रिप्लाई किया है 680 MB। प्लीज़ आप लोग भी रिप्लाई करके सजेस्ट कीजिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। एक रिप्लाई है कंप्यूटर लर्निंग की तरफ से ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 680 MB। नॉर्मली जो सीडी बनती थी हमारी, वो 680 650 MB से लेकर 700 MB के बीच में ही बनती थी। माजर बियर एक कंपनी है जो सबसे फेमस थी सीडी बनाने के लिए। नाउ डेज़ वो कंपनी अब क्लोज़ हो गई है, क्योंकि सीडीज़ आज के टाइम में ना के बराबर यूज़ होती है। अब हम अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। MIS इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय। MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हम क्यों बनाते हैं? और किसके लिए बनाते हैं? कंज्यूमर के लिए, वर्कर, फॉरमैन और मैनेजर? एक रिप्लाई आया सिख गुरबान जी का ऑप्शन ए कंज्यूमर। पवन जी ने आंसर दिया है ऑप्शन ए। तो मैं बताना चाहूँगा इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मैनेजर। जैसा कि इसके वर्ड से सजेस्ट हो रहा है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो मैनेजमेंट लेवल पे मैनेजर, सीनियर मैनेजर लोग ही होते हैं जो उस तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं एक स्पेसिफिक डिसीजन लेने के लिए। क्योंकि वो लोग हर चीज़ को डिटेल में नहीं जाते देखने, तो उन लोगों के लेवल पे सारी चीज़ें एक समरी के फॉर्म में MIS की तरह उनके पास जाता है सारा डेटा। तो ये चीज़ें सिर्फ मैनेजर लेवल पे डिस्कस होती हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आगे का सेशन हम कल कंटिन्यू करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग जो लोग मेरे साथ जुड़े। उम्मीद करता हूँ कल भी आप लोग मेरे साथ आएंगे लाइव अपनी कंप्यूटर नॉलेज को और अपग्रेड करने के लिए।
और एम एस ऑफिस या एम एस एक्सेल से रिलेटेड किसी भी कमांड की नॉलेज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। सभी कमांड को लेकर वीडियोस अपलोडेड हैं वहाँ पे। सो थैंक्स टू ऑल, हैव ए ग्रेट टाइम।